हमारे केंद्रीय सदस्य इरफान अहमद शेख जी आ रहे हैं मंच पे। आप सब लोग लाइव से जुड़िए। लाइव से जुड़िए, लाइव से जुड़िए। हमारे केंद्रीय सदस्य इरफान अहमद शेख जी मंच पे आ रही हैं। आप लोग सभी को स्वागत की। आप लोग भी लाइव से जुड़िए। धन्यवाद उद्घोषक साथी अब्दुल वाहिद शेख तथा पूर्व वक्ता मोहम्मद हुसैन शाह से लेकर रियाज अहमद शेख तक कि आप सभी ने आप सभी के सामने बहुत अच्छे तरीके से बात रखा है। और आज यह कोई सभा नहीं है। थोड़ी देर आप लोग सुनिए, उसके बाद में हम लोग विदा होंगे। ये कोई सभा नहीं है, क्लियर रहिए। आज हम लोग एक ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, जो जनमत पार्टी का जिला कार्यालय के अलावा भी अब हम लोग पार्टी कार्यालय भी गांव स्तर में, वार्ड स्तर में स्थापना करने लगे हैं। ये हम सभी के लिए, आप सभी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, समय है। इसके लिए आप सभी को मैं धन्यवाद और नमन करना चाहूंगा, जिन्होंने भी मेहनत करके आज कम से कम जिला कार्यालय के अलावा एक संपर्क कार्यालय भी बड़ा स्तर में रखे हैं। और आने वाले हफ्ता के अंदर ही हो सकता है कि ऐसे कार्यालय हम सब और भी बहुत सारे जगह पर स्थापना करने वाले हैं, जहां से हम लोग प्रत्यक्ष रूप में डायरेक्ट जनता से जुड़ सके। इसलिए अब हम लोग सिर्फ कार्यालय को मार्केट में, बाजार में रखकर नहीं होगा। जनसंपर्क बढ़ाने के लिए चौक चौराहे में हम लोग ये कार्यालय स्थापना कर रहे हैं। और यहाँ पर आप सब भी इसलिए भाषण के हिसाब से नहीं, एक सीरियस तरीके से लीजिए। आप सब इस पार्टी के नेता हैं, आप सब इस समाज के नेता हैं। यही चेहरा बार बार हर एक सभा सम्मेलन में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कोई सुनने और कोई सुनाने वाला नहीं है। आप कुछ कह रहे हैं, उसको हम भी सुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं। हम कुछ कह रहे हैं, उसको आप भी मनन करिए और एक दूसरे के पूरक बने। जो चीज नहीं जानते उसको हम लोग सीखने के लिए आए हैं, जो चीज नहीं जानते हैं उसको सिखाने के लिए आए हैं। शुरू के ही वक्ता हरपाल जी भी कहे कि हम लोग सिर्फ सत्ता के लिए नहीं आए हैं, हम लोग सिर्फ राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग राजनीति सिखाने आए हैं और मधेश के ऊपर शासन लाने आए हैं कि जब शासन होगा तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। इसलिए उस दिन जो हम लोगों ने पिकनिक प्रशिक्षण रखा था, उसमें भी थोड़ा सा विलंब होने के नाते से जो पूरा ट्रेनिंग था, जो प्रशिक्षण था, वो नहीं हो पाया था। इसको एक ट्रेनिंग के रूप में लीजिए, इसको एक प्रशिक्षण के रूप में लीजिए। जो चीज हम लोग सीख रहे हैं, इस चीज को हम लोग समाज में जाकर बताना है, न कि आपको हम सुनाना चाहते हैं। हम आपको इसलिए सुनाते हैं कि आप ये बात जनता तक पहुंचा दें कि ये लोग पिछले कई वर्षों से किस तरीके से हम लोगों को गुमराह किए हैं, किस तरीके से मधेसी जनता को ठगे हैं। ये बात जनता तक आप सब पहुंचा दीजिए। हम लोगों ने कई वर्ष से इसी आवाज को पहुंचाने के चक्कर में
यही प्रशिक्षण कराने के चक्कर में डॉक्टर राउत लगाए उनके मुख्य कार्यकर्ता जितने लोग भी मैदान में थे वो बार बार जेल जाते रहे, वो बार बार मार खाते रहे, मगर हम लोगों ने कभी जनता को उकसाकर, कभी उसको भावना में लाकर, कभी नाकाबंदी कराकर, कभी टीकापुर कांड कराकर हमने सत्ता नहीं हथियाया है। ये बात आप सभी मधेसी जनता तक, उनके गांवों तक जो बात हम लोग पहुंचाना चाहते थे नहीं पहुंचा पाए। जितना चाहते थे उतनी तेजी से हम लोग उन तक नहीं जा पाए, क्योंकि बीच में बाधक के रूप में राज्य खड़ा था, बाधक के रूप में हमारे बीच के शासक खड़े थे, हमारे बीच के शोषक खड़े थे, जो पहाड़ियों से कम नहीं है, नेपाली शासक से कम नहीं है, जिन्होंने मधेश को लूटा है, जो मधेश के नाम में बार बार आंदोलन कराते रहे हैं। मगर जब कुछ पाने वाला समय होता है तो आपको नाका पर छोड़कर और खुद दो मंत्रालय के लिए चले जाते हैं। ऐसे लोगों को पहचानने का वक्त है। ऐसे लोग, पहले ही बात आ चुका है कि जब टीकापुर कांड हुआ, वहां के थारू भाइयों के घरों में 200 से अधिक बलात्कार हुए। जब टीकापुर कांड हुआ, वहां पे सैकड़ों थारू नेताओं को जेल में डाल दिया गया, उनके मकानों को जला दिया गया। तब ये लोग आंदोलन नहीं किए। उस टाइम में दो मंत्रालय के लिए समझौता किए। इस बात को जनता को जानना होगा कि ये सत्ता के आंदोलन है या ये मधेसी जनता के लिए आंदोलन है। पहले ही बात आ चुका है कि नागरिकता विधेयक, जो आपके बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ करने वाला विधेयक है, जो आपके नस्ल को मिटाने का विधेयक है, वैसा जब विधेयक लाया तो ये लोग उसके विरोध में आंदोलन नहीं किए। आखिर में आज ये आंदोलन का आह्वान क्यों कर रहे हैं? ये बहुत जल्द आप तक वोट मांगने भी आएंगे, तो ऐसे वोट के भिखारियों को पहचानिए, ऐसे वोट के भिखारियों को पहचानिए और इनसे जवाब मांगिए कि जब टीकापुर कांड हुआ था तब आप कहां थे। इनसे पूछिए कि जब नाकाबंदी हो रहा था, जब यहां की जनता 350 रुपया 300 रुपया लीटर पेट्रोल जला रही थी, तो आपको दो मंत्रालय चाहिए था। उस टाइम में तुमने जनता नहीं देखा, उस टाइम में तुमने मंत्रालय देखा। आज करोड़ों अरबों रुपया भ्रष्टाचार करके जब देखा कि इनका कुर्सी फिर चला गया, केपी ओली ने इनका फिर चट कर दिया, मैदान में ला दिया, तो ये विभिन्न बहाना बनाकर आज लोकतंत्र का दुहाई देने लगे हैं, संविधान का दुहाई देने लगे हैं कि चलिए आंदोलन करने। तो ऐसे लोगों को पहचानिए। अब हमको आंदोलन में नहीं, हम लोगों को आंदोलन में, ऐसे आंदोलन में नहीं जाना है जहां पर सैकड़ों कत्ल करवा दे और दो मंत्रालय के लिए खुद चला जाए। ये वही नेता है जो नेपाल के सर्वाधिक मतों से जीता रेशम चौधरी रेशम थारू को जेल से नहीं निकाल सके हैं। ये आपको क्या मुसीबत से निकालेंगे? जो सांसद है, इनका नेता है, उसको ये जेल से नहीं निकाल सके हैं। तो ऐसे लोग ये मधेसी जनता को बचाएंगे। अभी जब नाकाबंदी हुआ, 1 साल होने लगा है, एक बार भी इनके कदम, इनके मुंह नहीं खुले। तब इनके हाथों को, इनको मुंह को लकवा मार गया है, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मधेसी जनता की आवाज तब ये नहीं है। मगर इनका जब सत्ता जाने वाला है, जब इनका कुर्सी जा रहा है, जब संसद का पद गया है, तो ये आंदोलन के लिए कूद पड़े हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए कि जब आपका भाई बहन पीड़ित था कि हमको बॉर्डर के उस पार जाना है, हमको अपने नातेदार से, अपने भाई से, अपने बहन से मिलना है, जब हमको राखी बंधवाना था, तब नहीं बंधवाने के लिए आपने पहल किया। आज कैसे आगे इनसे सवाल करना होगा? आपको वोट क्यों दिया जाए, ये सवाल मधेसी जनता से होना चाहिए। जनमत पार्टी किसी जनता को मरवा कर अब तक ये जनमत पार्टी नहीं बनी है। पिछले कई वर्षों से हमने इनके जेलों में जाकर आपको सुरक्षित रखकर मधेश के मुद्दा को जिंदा रखा। हमने इस देश में आजादी की बात की है, आजादी की बात की है, हमने समानता की बात की है। हम काठमांडू में जाकर नस्ल भेद के खिलाफ हल्ला बोले हैं, और जब तक विभेद जारी रहेगा, रंग के आधार पर जब तक विभेद होता रहेगा, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जब तक एक नागरिक
एक समान अधिकार नहीं पा जाता है, तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। और बार बार ये बात कहे हैं कि आपको लड़ाने नहीं ले जाएंगे। जब लड़ने वाला वक्त आएगा, जब जेल जाने वाला वक्त आएगा, तो आप लोगों को आगे नहीं भेजेंगे। डॉक्टर राउत और उनका नेतृत्व खुद आगे चला जाएगा। आपको सुरक्षित रखकर, मधेसी जनता को सुरक्षित रखकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। गोली भी खाना पड़ेगा तो उनका नेतृत्व तैयार है। ये बात मधेसी जनता तक आप सब पहुंचाइए। हो सके तो आप सब अब खुद जिम्मेवार बने और इस तरीके से अपने अपने क्षेत्रों में और भी संपर्क कार्यालय बढ़ाइए। हर एक क्षेत्र में लाउड स्पीकर का झंडा लगाइए, लाउड स्पीकर चुनाव चिन्ह बताइए कि अब ये लुक्का उक्का जो भी था वो सब बेच चुके हैं बाबूराम के हाथ से। लुक्का भी खत्म कर चुके हैं। उस लुक्का को पूछिए कि जिस लुक्का के लिए हमने शहादत दी थी, जिस मधेसी फोरम के लिए शहादत दिया था, वो मधेसी फोरम कहाँ है? वो चुनाव चिन्ह लेकर आइए, वोट ले जाइए। इनसे बोलिए कि वो लुक्का लाइए, वोट लेकर जाइए। अब लुक्का नहीं तो वोट नहीं। अब तुम्हारे नोट से यहां वोट बिकने वाला नहीं है। तुम बार बार कह रहे हो ना कि मधेसी जनता बिकता है, तो इस बार अब दिखेगा कि कितना बिकता है। इस बार इसका पैसा भी जाएगा और इसका सत्ता भी जाएगा। ऐसे नेताओं को पैसा भी खाइए, सभी युवाओं से कहिए, और जिस दिन पकड़ में आ गए तो खच्चड़ में बैठाया जाएगा गांव में। इनको, इनके दलाल हैं, उनको हम लोग भी पहचानते हैं। हर एक वार्ड में पहचानते हैं। अगर खच्चड़ पर नहीं बैठाया गया, अगर इस शहर में नहीं घुमाया गया, तो समझ लीजिए स्वराजी हम लोग नहीं है। संसद विघटन के प्रक्रिया में है। केपी ओली ने नेपाल के संसद को विघटन कर दिया है। राष्ट्रपति ने उसको मंजूरी दे दिया है। हम लोग सोच रहे थे कि 2 वर्ष बाद चुनाव लड़ना है। अब चुनाव भी लड़ेंगे। जब इनके विभेद के खिलाफ लड़ना था तो जेल में जाकर लड़े थे। और बार बार ये लोग जो है चुनाव में इसीलिए आए हैं क्योंकि ये जो गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, बीच के दलालों को अगर सफा नहीं किया गया तो हम लोग तो जेल जाते रहेंगे, मगर ये लोग समझौता करते रहेंगे कुर्सी के लिए। इसलिए इस बार का चुनाव सिर्फ चुनावी लड़ाई नहीं है। इस बार का चुनाव मधेश से गंदगी सफा करने का चुनाव होगा। और वो गंदगी फैला रहे हैं यही उपेंद्र के लोग, वो गंदगी फैला रहे हैं यही राजेंद्र महतो के लोग। जो यहां पर आता है तो कहता है हम लोग तो मधेसी हैं, मधेसी के नाम में नाकाबंदी करवाता है, मधेसी के नाम में टीकापुर कांड करवाता है, मधेसी के नाम में बथरी कांड करवाता है, मधेसी के नाम में मलेठ में घटना होता है। उसका प्रतिवेदन तक ये लोग नहीं ला सके, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने मंत्रालय लेकर बेचा था। उसका प्रतिवेदन न लाल आयोग का प्रतिवेदन आता है, न मधेश में जितनी हत्याएं हुई हैं उसका प्रतिवेदन नहीं ला सकने वाला कायर नेता लोग के पीछे अब नहीं जाना है। अब वीर मधेसी, वीर स्वराजियों के पीछे हम सभी को चलना है। ये मैसेज जनता को दीजिए। और मधेश को जो अभी एक बात आया था कि एक मधेश एक परदेश करने वाले लोग 6 टुकड़ा में हो गया, तब भी इनका आंदोलन नहीं चला। उस मधेश के असांदर्भिक सीमांकन, जो पहले जो मधेश पूर्व मेची से लेकर पश्चिम महाकाली तक कायम था, उस मधेश को स्थापना करने की गारंटी जनमत पार्टी करती है। हम उसके लिए लड़ेंगे। हम उसके लिए अगर संघर्ष करना होगा तो खुद करेंगे, न कि हम उपेंद्र के लिए। जो उपेंद्र नेपाल का विभेदकारी संविधान है, नेपाल का संविधान खारिज होना चाहिए बोलता था, आज वही कह रहा कि संसद खराब हो रहा है, संविधान खराब हो रहा है। तो भाई इस संविधान में मधेशियों के लिए है क्या, जो हमको इतना ये तड़फन हो रहा है? इनको तकलीफ मधेसी जनता के लिए नहीं है। यहां पर आते हैं तो कहते हैं हम मधेसी हैं। वही राजेंद्र महतो काठमांडू में जाता है तो कहता हम ही मधेसी स्वदेशी हो ही ना, हम ही तो राष्ट्रवादी हो, राष्ट्रवादी। तो ऐसे लोगों को पहचानने का वक्त है।
और इन राष्ट्रवादियों से अब बोल दिए, ये नए राष्ट्रवादी जो पैदा हुए हैं, काले राष्ट्रवादी, इन राष्ट्रवादियों को इस बार उपेंद्र को बोलिए कि गोरखा से चुनाव लड़े, मधेश से नहीं, क्योंकि हम भी नेपाली हैं, जाए वहां लड़े। इश्तियाक जी को भेजिए जुमला, जाकर लड़कर दिखाए। जब उनके अधिकार की बात करता है तो उसी के क्षेत्र में एक बार चुनाव लड़के दिखाए, आपके वोट से न बने। अब राजन महतो को भेजिए हुमला जुमला डोटिया छाम, उसी महान ठाकुर को भेजा जाए वहां पर पहाड़ों पे। हजारों हत्या करवा कर आज राष्ट्रवादी बनने चले हो। इसलिए हम लोग आए हैं, क्योंकि इनका दुकान चलने वाला नहीं है। आप लोग तैयारी करिए, और जिस दिन हो सकता है 1 हफ्ता के अंदर ही क्लियर होगा, चुनाव अगर 3 महीने के अंदर भी होगा तब भी हमको तैयारी करना है, और 2 साल के बाद भी होगा तब भी हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, लाउड स्पीकर छाप के साथ जा रहे हैं। ये मैसेज आह्वान करिए, और आप लोग अपने अपने जगह से संगठन बनाने के लिए तैयार होइए। हर एक क्षेत्र से यहाँ पर लोग आए हैं, आप सभी इसी तरीके से हर एक चौक चौराहा पर हम लोग पार्टी कार्यालय भी रखे, सदस्यता वितरण को तेजी करिए, संगठन बनाने का काम करिए। और आने वाले दिन में 5 गते हो सकता है, इसी 5 गते हर एक आने वाले 5 गते को बलिदानी दिवस पूरे मधेश में मनाया जाता है। तो हो सकता है कि आपके जिला में भी एक बलिदानी दिवस के रूप में एक भव्य सभा का आयोजन किया जाए, जो आप किसी भी रूप में आप लोग यहाँ तक आते हैं जाते हैं। इसी तरीके से तैयारी करिए। अगला बार जब हम लोग सभा करें, वो चाहे नेपालगंज में हो, वो चाहे डोवा क्षेत्र में हो, वो चाहे जानकी क्षेत्र में हो, हम लोग 5 गते बलिदानी दिवस के लिए भी तैयारी करिए, और बलिदानी दिवस में अपनी ताकत अपनी शक्ति दिखाइए। उसमें लगभग 25 दिन बाकी है, उसके लिए आप सब भी तैयारी करिए। एक सभा करके वहां पर हम लोग भाषण करेंगे, वहां पर चुनावी सभा होगा, हम लोग वहां से इनको मैसेज देंगे। ये आप लोगों के लिए नोटिस है, तैयारी करिए। सब लोग संगठित होइए, बार बार कह रहे संगठित होइए, संगठन बनाइए। और इनके लिए हो सकता है तो नो एंट्री का बोर्ड लगेगा कि आपके लिए मधेश में वोट नहीं है, आपके लिए राष्ट्रवादियों के लिए वहीं पर पहाड़ों में हुमला जुमला और गोरखा में वोट लीजिए। मधेश का हत्या आपके पीछे अब हम लोग खुद नहीं कराने देंगे कि मराओ यहाँ पर, लोगों का हत्या करवा दो और खुद चले जाओ वहां पर 2 मंत्रालय के लिए बिकने। ऐसे लोगों का जरूरत अब मधेश में नहीं है, इसलिए इनका पहचान करिए। और बहुत जल्द हम लोग संगठन विस्तार के लिए आगे बढ़ेंगे। संगठन विस्तार वड़ा स्तर में लगभग हो रहा है, उसको भी जो वड़ा बाकी रह गए हैं उन वड़ाओं में वड़ा सभा करके भेला करके वहां पर वड़ा कमेटी का चयन करिए, वड़ा अधिवेशन संपन्न करिए। नागरिकता का जो समस्या पहले था वो आज भी यथावत है। जिनको जो है नागरिकता 63 के आंदोलन के बाद जन्मसिद्ध का मिला था, आज उनके बच्चों का जन्मदाता तक बनने के कंडीशन में नहीं है। ऐसे नागरिकताओं को लुकवा कर रखना पड़ता है। वैसा नागरिकता कौन से काम का है? शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा विश्व में, जो भी बताए कि 204 या 6 मुल्क पूरे विश्व में हो गए हैं, ऐसा कोई देश होगा जहां पर ये 3-4 किस्म का नागरिकता कानून होगा। शायद किसी मुल्क में ऐसा नहीं है। जो नेपाल में विभेदकारी नागरिकता कानून है, अगर नागरिकता उसको मिल गया है तो उसके बच्चों को नागरिकता क्यों नहीं मिलना चाहिए? अब ये बात होना चाहिए था। आज यहाँ का पहाड़ी लोग 10 लाख से अधिक भारत जा चुका है। हर एक पहाड़ी के पास में भारतीय नागरिकता रखा है, नेपाल का नागरिकता रखा है, तो उसको आपत्ति नहीं है। मगर यहीं पर किसी के पास एक आईडी कार्ड अगर पा जाए भारत का, तो दोहरा नागरिकता करके जेल में डाल दिया जाता है। वो आपके हिरमिया चौक से ही कई लोग बंद थे, कोई सिफारिश भी कर दिया है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। वो कहीं दूर न जाइए, आप ही के गांव के प्रधान जी को भी यहाँ का सजा बोला है इसका अदालत ने, जबकि 10 लाख पहाड़ी भारतीय नागरिकता रखा, उसके लिए छानबीन नहीं है। तो नागरिकता कानून जो विभेदकारी कानून है, इसको हम लोग ही समाधान करेंगे, ये भी गारंटी है। अब आंदोलन
इनके सत्ता के लिए नहीं, मधेसी जनता के लिए होगा, मधेसी जनता के मुक्ति के लिए होगा, मधेसी जनता के स्वायत्तता के लिए होगा। एक मधेश एक प्रदेश के लिए ही होगा आंदोलन। अगर होगा वो डॉक्टर राउत और जनमत पार्टी के नेतृत्व में किया जाएगा। ये दलालों के नेतृत्व में बाबूराम, जो विवेककारी संविधान बनाने वाला बाबूराम, उसी को ये लोग अपना अध्यक्ष बनाकर बैठे हैं। कभी नहीं बोलेंगे बाबूराम को हम लोग अध्यक्ष बनाए हैं। इनसे आप अगर इनके नेता आते हैं जो यहाँ आकर कहते हैं हम तो मधेसी हैं, तो इनसे पूछे लुक्का चुनाव चिन्ह लेकर आइए, वोट आपके लिए। और अगर लुक्का नहीं ला सकते हैं तो वोट अब लाउड स्पीकर में जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। मधेश में आप्रवासन तेजी से है। हम बार बार हर एक जगह से आवाज उठा रहे हैं कि यहाँ पर बसाई सराय के नाम में हजारों घर डेली बन रहे हैं, हजारों घर बस्तियां बैठाई जा रही हैं, जो आपको कल के दिन में इसी मधेसी जनता को अल्पमत में कर दिया जाएगा। और आप अपना वोट देकर भी अपने कभी एक तो वार्ड अध्यक्ष भी नहीं बना पाएंगे। ऐसा कंडीशन आ रहा है। उस आप्रवासन को रोकने के लिए ILO 169 लागू कराने के लिए, जिसके तहत कहीं पर भी वहां के जो आदिकाल से रहने वाले लोग हैं उनका पूर्ण अधिकार हो, वैसा कानून लागू कराने के लिए जनमत पार्टी बनाया गया है कि मधेश में तुम्हारी आप्रवासन नहीं चाहिए, मधेश में तुम्हारी बस्ती नहीं चाहिए। उस कानून को लगाने के लिए हम लोग लागू कराने के लिए आगे आए हैं। आज के यहाँ पे नदी नाला जंगल यहाँ के लोगों का है, मगर एक ट्राली बालू नहीं ला सकते आप अपने घरों को बनाने के लिए। मगर उसी नदी नाला को बेचकर पहाड़ों में सारा पैसा करोड़ों रुपया उठा कर ले जाता है। उस पैसा को यहीं पे लगाया जाए, इसलिए जनमत पार्टी का स्थापना किया गया है। आज अरबों रुपया इसी भंसार से उठाया जाता है, मगर यहाँ के एक रोड का दुर्दशा देख लीजिए, नहीं लगा सकता है। आपका अरबों हजारों करोड़ रुपया उठाकर पहाड़ों में ले जाता है। इसलिए हम लोग आए हैं कि यहाँ से जो कर उठाया जाता है, यहाँ से जो टैक्स उठाया जाता है, यहाँ का जो जंगल काटा जाता है, उसके ऊपर पूर्ण अधिकार यहाँ के वासियों को हो, मूल निवासियों का हो, थारियों का हो, यहाँ के मुस्लिमों का हो, यहाँ के आदिवासियों का हो, यहाँ के दलितों का हो। इसलिए जनमत पार्टी को बनाया गया है, न कि सत्ता के लिए। मधेश के ऊपर सत्ता और शासन का अगर अधिकार है तो मधेसी जनता का है। इसलिए जनमत पार्टी को बनाया गया है कि मधेश के ऊपर स्वराज लाना है, स्वराज का स्थापना करना है, सामुदायिक स्वराज लाना है। अगर नदी नाला यहाँ पर बिकता भी है तो उसके विकास का पैसा, जो पैसा है वो यही के नदी नाला के पास में जो डुबान में रहते हैं उनको घरों को बनाया जाए, ये नहीं कि उठाकर जुमला के बिल्डिंगों में लगाया जाए। इसलिए नदी नाला भी नहीं बिकेगा। आज यहाँ के जंगलों को, पूरा हाईवे का जंगल काट कर, मधेश के जंगल को काट कर पहाड़ियों को बैठाया जाता है, मगर यही के दलितों को 1 इंच जमीन नहीं मिल सकती है, यही के मुस्लिमों को 1 इंच जमीन नहीं मिल सकती है। मगर हजारों और लाखों के तादाद में पहाड़ियों को लाकर कभी पुनर्वास के नाम पर सैनिक एरिया बनाया जाता है, तो कभी पूरा हाईवे का जंगल कटवाकर लकड़ी पहाड़ जाता है और लोग वहां से उतर कर बिल्डिंग यहाँ बनाते हैं। फिर भी वो लोग वो करोड़ों में बार बार जगह बेचते हैं, फिर भी वो सुकुम्बासी होते हैं। यहीं के लोगों को जमीन नहीं दिया जा सकता है। इसलिए आप सभी तैयारी करिए। आने वाले समय में हम लोग संगठन को बेहतर से बेहतर बनाएं और इस पार्टी कार्यालय से भी, और यही नहीं, हमारा टारगेट है कि जहां जहां बड़ा अधिवेशन संपन्न हो गया है, हर एक चौक चौराहा पर कार्यालय स्थापना करें। नागरिकता का जो समस्या है, आपके इसी कार्यालय में भी बहुत जल्द नागरिकता संबंधी जो भी समस्या है उसका हम लोग सुनवाई करेंगे। प्रशासन से लेकर जहां तक उसका मुद्दा उठाने वाला होगा, लड़ने वाला होगा, हम लोग उसके लिए तैयारी करेंगे। और आगे आपका मुद्दा लेकर, मधेसी जनता का मुद्दा लेकर हम लोग स्वयं आगे बढ़ेंगे। और इस कार्यालय से भी जिसका नागरिकता बनने वाला है, छूटा है, कोई वैवाहिक नागरिकता होगा, जैसा भी होगा, उसका फार्म भी बहुत जल्द आपके कार्यालय से मिलेगा। यहाँ पर एक हम लोग कार्यकर्ता कोई स्वयंसेवक परिचालन करेंगे, आप सब यहीं पर आएंगे, आपका फार्म भर दिया जाएगा सिफारिश कराकर। आपका काम जो निर्वाचन आयोग तक भी जो कराने वाला होगा वो सारा काम हम लोग यहाँ से करेंगे बहुत जल्द। इसी तरीके से हर एक वार्ड में हम लोग काम करने वाले हैं। और आज के कार्यक्रम को हम चाहेंगे कि अब विदा भी लिया जाए और
5 गते जो बलिदानी दिवस होगा उसके लिए आप सभी युवा, वृद्ध, नौजवान सभी लोग एक होकर मेहनत करके 5 गते एक जो शक्ति प्रदर्शन अगर कहा जाए उसको शक्ति के रूप में लिया जाए और इनको दिखाया भी जाए कि अब नोट से तुम्हारा वोट वाला जो एक मेथड है वो नहीं चलेगा। तुमको तो मौका मिल गया, मधेश के नाम पर अरबों लूट लिए हो और अरबों की फैक्ट्रियां लगा रहे हो, मगर मधेसी जनता आज भी भूखे मर रहा है, उनका अवस्था कोई नहीं देखने वाला है। इसलिए आप सभी संगठित होइए, आप सभी अपने अपने जगह पर, अपने अपने गांव में, अपने अपने टोलों में संगठन बनाइए कि ये लड़ाई कोई जनमत के लिए नहीं है, ये लड़ाई सीके राव के लिए नहीं है, ये लड़ाई इरफान के लिए नहीं है, ये लड़ाई कोई सत्ता के लिए नहीं है, ये लड़ाई आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए है। ये लड़ाई आपको लड़ना ही होगा। आप अगर नहीं लड़े तो ये अंतिम लड़ाई है, ये अंतिम विकल्प है। यहाँ से अगर हम लोग लड़कर आगे नहीं जा पाए तो आपको और हमको डूबना निश्चित है। इसलिए इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। इस लड़ाई में डॉक्टर राव जैसे नेतृत्व को, जनमत पार्टी के कार्यकर्ता जो स्वच्छ छवि के लोग आज तक आपके लिए जो जेल जाते रहे, मार खाते रहे, वैसे लोगों के साथ आप लोग खड़े होइए। ये बात जनता से बोलना है, ये बात आप अपने टोल में जाइए, 10 लोग 5 लोग जितना होता है सभी लोग जोड़िए। और ये बार बार जब मैसेज मिले तो ये नहीं कि आपको बताया नहीं गया, आपको प्रचार नहीं किया गया। प्रचार करने वाले भी आप ही लोग हैं, इस जनता को बताने वाले भी आप ही लोग हैं। डॉक्टर राउत अगर अमेरिका से अकेले आकर पूरे मधेश में इतना संख्या बना सकते हैं तो क्या हम लोग इतना होकर भी एक क्षेत्र को, एक जिला को नहीं अब बना सकते हैं? क्या ये लड़ाई सिर्फ डॉक्टर राउत के है? अगर डॉक्टर राउत चाहते तो उनका बच्चा आज भी अमेरिकन सिटीजनशिप हो सकता है, नागरिकता ले सकता है, क्योंकि वो अमेरिका में पैदा हुआ है। डॉक्टर राउत अगर अपना चाहते तो अपना सारा सुख सुविधा अमेरिका में ही ले लेते। तो आपके लिए ये बार बार कोई लड़ने नहीं आएगा, ये बात जनता से बोलना है। और अगर चुनाव इलेक्शन होता है, जो डेट केपी ओली ने तय किया है कि बैसाख में इलेक्शन होना है, तो आप सभी के बल पर ये पूरा क्षेत्र होगा। आप सभी तैयारी करिए। और हम लोग सिर्फ जेल में जाने के काबिल नहीं है, संसद में भी क्या करना है वो भी हम लोग दिखाने वाले हैं। इसके लिए आप सभी तैयारी करिए। इतना ही कहते हुए मैं अपने मंतव्य को यही समापन करूंगा। और मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करूंगा, जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो लोग ये जानकारी दें कि आपके गाबीसा में, आपके इलाका चौकी में या जो भी समस्या है, आप हमारे कार्यालय में, जनमत पार्टी का कार्यालय, वड़ा संपर्क कार्यालय खुल गया है, यहाँ पर आए, आपके समस्या का सुनवाई और समाधान हम लोग जरूर देंगे। आपराधिक काम को छोड़कर आपके किसी भी हक के लड़ाई में जनमत पार्टी सदैव आपके साथ रहेगा। ये मैसेज जनता तक पहुंचाइए। और हो सकता है कि अब चौकी थाना में नहीं, आपका समस्या का समाधान आपके गांव में ही दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग अब इनको लूटने का मौका भी इन पहाड़ी शासक को नहीं देंगे। हम लोग चाहते हैं कि कोई भी समस्या का समाधान हो, हम लोग आपस में ही छलफल करके कर ले। जैसे निवेदन आप वहां दर्ता करते हैं, आप अगर निवेदन नहीं भी दर्ता कर सकते हैं और अगर निवेदन भी देना पड़ा तो इसी कार्यालय में दीजिए। हम लोग यही से भी बैठाकर आप सभी का मामला जो भी होगा उसको भी देखा जाएगा। यहाँ से नहीं होगा तो जिला का भी हमारा कार्यालय है जो सारा समस्या देख सकता है। यहाँ से आपके मैसेज को हम लोग जिला में भी देख सकते हैं और हर एक क्षेत्र में कार्यालय स्थापना भी हो रहे हैं। आप सभी तैयारी करिए और ये सारा मैसेज दीजिए। इतना ही कहते हुए मैं आप सभी से विदा लूंगा। धन्यवाद। जय स्वराज, जय जनमत, लाउड स्पीकर साहब जिंदाबाद। और आप सभी से आह्वान है कि जनमत पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है लाउड स्पीकर, हो सके तो एक एक फोटो बनाकर गांव गांव के गलियों में चिपका दीजिए। ये मैसेज उन दलालों के लिए काफी होगा कि अब इन गांवों में किसी का नहीं चलने वाला है। अगर अब यहाँ पर वोट गिरेगा तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने घरों के दरवाजों पर लाउड स्पीकर लगा दीजिए, एक फोटो कॉपी भी लगा दीजिए, तब भी काफी होगा। और इस लड़ाई में आप सभी सहभागी बनिए। जब आप नहीं थे तब जब हम लोग लड़ लिए हैं तो आज तो हजारों में हो गए हैं। लड़ाई बहुत टफ है, लड़ाई होगा ही। और राज्य ये बात जानता है कि अगर राज्य को कोई चैलेंज कर सकता है तो सीके राव
और उनके वीर स्वराजी लोग ही कर सकते हैं। वो चाहे काठमांडू हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में अब हो, आपका संगठन 50 मुल्क से ज्यादा में है। आपका कोई सगा संबंधी अगर विदेशों में भी है, अगर वहां पर उसको कोई समस्या हो रहा है तो आप लोग हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। वो सऊदीया, मलेशिया, कतार, जहां भी होगा, अमेरिका, वहां पर अगर उसको समस्या है तो उसकी सुनवाई उसी देश में होगा। ये बात भी आप लोग जानिए। हमारा संगठन सिर्फ नेपाल के निर्वाचन आयोग में धरता नहीं है, हमारा संगठन संयुक्त राष्ट्र में धरता है, जहां पर नेपाल खुद धरता है। ऐसे जगह पे है और 50 से अधिक मुल्क में हमारा संगठन है, जहां पर वहां के लोगों को, काफी लोगों को हम लोग जेल से भी निकाल कर लाए हैं। काफी लोगों को हम लोग जो वहां पर फंसे थे, उन लोगों को भी स्वदेश वापस बुलाए हैं अपने संगठन के मार्फत, जो एनआरए में है, गैर आवासीय मधेसी संगठन है। तो ऐसे कम से कम ऐसा सेवा करने का मौका जनमत पार्टी को दीजिए। ये बात जनता को बोलिए, आप सब नहीं, जनता को बोलिए। आप तो हैं ही हमारे साथ, अब जो नहीं है उनको जोड़ना है। इतना ही कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय स्वराज। डॉक्टर सीके राव जिंदाबाद, जनमत पार्टी जिंदाबाद, लाउड स्पीकर साहब जिंदाबाद। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि जी, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए।